हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPSC 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड इन इंडिया। गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि अलग राज्य बनाने की मांगे भारत में क्यों होती है। आपको बताना है कि लोग कल्चरल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल वजह से अलग स्टेट चाहते हैं। तेलंगाना, गोरखालैंड, विदर्भा जैसे एग्जाम्पल्स का उस जरूर करें। आंसर। इंट्रोडक्शन। अलग स्टेट बनाने की डिमांड का मतलब है कि कुछ रीजन्स या कम्युनिटीज भारत के अंदर अपना अलग राज्य चाहते हैं। इन डिमांड्स के पीछे अलग अलग वजह होती है, जैसे कल्चरल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक नेग्लेक्ट या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। भारत का संविधान आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य बनाने की इजाजत देता है। तेलंगाना इसका एक रिसेंट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और संवैधानिक व्यवस्था। इंडिपेंडेंस के बाद 1956 में पहली बार स्टेट्स को भाषा के आधार पर रिऑर्गेनाइज किया गया। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकता है या एग्जिस्टिंग स्टेट्स का स्ट्रक्चर बदल सकता है। गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी प्रक्रिया से बने हैं। 2. अलग राज्य की मांग के कारण। कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी। कुछ कम्युनिटीज अपनी अलग पहचान और सांस्कृतिक विरासत के लिए अलग राज्य चाहते हैं। गोरखा समुदाय का गोरखालैंड इसकी मिसाल है। भाषा का अंतर। भाषा भी आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। विदर्भा की डिमांड महाराष्ट्र से अलग होने की है, जिसमें उनकी भाषा और कल्चर के नेग्लेक्ट का मुद्दा है। इकोनॉमिक और रीजनल विकास में अंतर। कई रीजन्स को लगता है कि उनका डेवलपमेंट इग्नोर किया गया है। तेलंगाना का एग्जाम्पल इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। सरकारी प्रशासन में असर। छोटी स्टेट्स को मैनेज करना ज्यादा आसान माना जाता है। बुंदेलखंड जैसे रीजन्स यही आर्ग्यूमेंट रखते हैं। 3. कुछ मेजर स्टेटहुड मूवमेंट्स। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेग्लेक्ट इसका मेन रीजन था। गोरखालैंड, वेस्ट बंगाल से अलग राज्य बनाने की डिमांड गोरखा समुदाय करता आ रहा है। मूवमेंट काफी एक्टिव रहा है। विदर्भा, महाराष्ट्र का ईस्टर्न हिस्सा, जहां के लोग अनइवन डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स के चलते अलग स्टेट चाहते हैं। बोडोलैंड, असम के बोडो लोग एक अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। अभी उन्हें एक टेरिटोरियल रीजन मिला है पर पूरा स्टेट नहीं। 4. चैलेंजेस और इफेक्ट्स। पॉलिटिकल बिखराव। ज्यादा छोटी स्टेट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला सकती है। इकोनॉमिक इश्यूज। हर प्रपोज्ड स्टेट फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं होता। सामाजिक तनाव। स्टेटहुड के मूवमेंट्स कभी कभी वायलेंस और कम्युनल क्लैशेस का रीजन बन जाते हैं। यूनिटी और डाइवर्सिटी का बैलेंस। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि रीजनल डिमांड से नेशनल यूनिटी खतरे में ना आए। कंक्लूजन। अलग राज्य बनाने की मांगे भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम का हिस्सा है, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी और डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन इन डिमांड्स को केयरफुली एसेस करना जरूरी है ताकि यूनिटी और डेवलपमेंट दोनों मेंटेन हो सके। इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस हाई इसका बेस्ट सोल्यूशन है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द मेजर कॉजेज ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के राज्यों में जो इंसर्जेंसी चलती रही है उसके मुख्य कारण क्या है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल रीजंस को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंसर्जेंसी का मतलब होता है सरकार के खिलाफ हथियार उठाना या आर्म्ड रिबेलियन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये समस्या कई दशकों से चल रही है, जिसका संबंध एथनिक आइडेंटिटी, डेवलपमेंट की कमी और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन से है। इस आंसर में हम इसके मेजर कॉजेज को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल और एथनिक फैक्टर्स। अंग्रेजी दौर की विरासत। ब्रिटिश रूल में नॉर्थ ईस्ट को फ्रंटियर एरिया समझा गया, जिससे ये रीजन इंडिया के बाकी हिस्सों से अलग रहा। एथनिक आइडेंटिटी और कल्चरल यूनिकनेस।
यहाँ कई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो अपनी भाषा और संस्कृति के लिए लड़ती है। नागा और मिजो इंसर्जेंसी इसका एग्जाम्पल है। 2. पॉलिटिकल एलियनेशन और गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। राजनीतिक भागीदारी की कमी। लोकल कम्युनिटीज को लगता है कि उनकी आवाज नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं सुनाई जाती। AFSPA जैसे कानून उनके ट्रस्ट को और कम करते हैं। ऑटोनॉमी की डिमांड। कई ग्रुप्स अलग स्टेट या इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, जैसे NSCNIM का ग्रेटर नागालैंड। टॉक्स में देर। कई बार गवर्नमेंट और मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच टॉक्स में डिले होता है, जिससे सिचुएशन और खराब हो जाती है। ULFA का केस देखिए असम में। 3. इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे बेसिक चीजें वीक है। अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ को जॉब नहीं मिलती, इसलिए वो मिलिटेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन। लोगों को लगता है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है बिना उनको फायदा मिले। 4. बॉर्डर और एक्सटर्नल फैक्टर्स। बॉर्डर की सुरक्षा में दिक्कत। म्यांमार, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के बॉर्डर पोरस है, जहां से आर्म्स और मिलिटेंट्स आसानी से आते जाते हैं। फॉरेन सपोर्ट। कुछ ग्रुप्स को बाहर के देशों से सपोर्ट मिला है या वो क्रॉस बॉर्डर कैंप्स चला चुके हैं। इलीगल माइग्रेशन। बांग्लादेश से आई पॉपुलेशन ने कई जगह डेमोग्राफी बदली, जिससे एथनिक टेंशन बढ़ा, खासकर असम में। कंक्लूजन। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी एक कॉम्प्लेक्स समस्या है जिसमें हिस्ट्री, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी सब कुछ जुदा हुआ है। सिर्फ मिलिट्री एक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जरूरत है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लोकल गवर्नेंस सुधारने और सिंसियर टॉक्स की। जब तक रूट कॉज एड्रेस नहीं किया जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Discuss the emergence of caste-based organization in Indian political system. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जाति आधारित संगठन भारत के राजनीतिक तंत्र में कैसे उभरे। आपको बताना है कि इनका ओरिजिन क्या था, किस तरह से ये डेवलप हुए, और इनका क्या रोल रहा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और डेमोक्रेसी में। आंसर। इंट्रोडक्शन। जाति भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक गहरा हिस्सा है और इसका राजनीति पर भी गहरा प्रभाव रहा है। जाति आधारित संगठन ऐसे समूह होते हैं जो किसी एक जाति के हितों के लिए राजनीतिक या सामाजिक रूप से काम करते हैं। इनका उद्गम इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सी जातियों को सामाजिक न्याय और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। BR अम्बेडकर जैसे सोचकों ने भी जाति के खिलाफ संघर्ष को राजनीतिक रूप दिया। मेन बॉडी। 1. ऐतिहासिक पहलू। जाति और राजनीति का रिश्ता। ब्रिटिश काल में सेंसस के माध्यम से जातियों को ऑफिशियली कैटेगराइज किया गया, जिसने उनकी आइडेंटिटी को मजबूत बनाया। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने जाति भेदभाव खत्म करने की कोशिश की, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम ने जाति को गवर्नेंस का हिस्सा बना दिया। कांग्रेस जैसे दलों ने शुरुआत में जाति न्यूट्रलिटी दिखाई, लेकिन वोट बैंक के लिए प्रमुख जातियों पर निर्भर रहे। 2. जाति आधारित राजनीतिक संघर्ष का उदय। 1970-80 में पिछड़ी जातियों ने राजनीतिक भागीदारी के लिए आंदोलन किया, जैसे मंडल कमीशन मूवमेंट। बहुजन समाज पार्टी BSP ने दलितों के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया, जिसे कांशी राम और मायावती ने लीड किया। बिहार में RJD जैसे दलों ने यादव और पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर फोकस करके राजनीति को बदला। 3. चुनाव में जाति आधारित संगठन का रोल। वोट बैंक पॉलिटिक्स का उद्गम हुआ, जैसे गुजरात में काम अलायंस या आप में मुस्लिम यादव अलायंस। कास्ट पंचायत और जाति संगठन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बन गए। कैंडिडेट सिलेक्शन, मैनिफेस्टो और गवर्नमेंट फॉर्मेशन सब कुछ जाति समीकरण के आसपास घूमने लगा। 4. डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस पर प्रभाव। पॉजिटिव। पिछड़ी और दबे कुचले वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिला, उनकी आवाज सुनी गई। नेगेटिव। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ने राष्ट्रीय एकता और डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाया। फिर भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने डेमोक्रेसी को डीपन किया बाय इंक्लूडिंग द एक्सक्लूडेड। कंक्लूजन। जाति आधारित संगठन भारत की राजनीति का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इन्होंने एक तरफ मार्जिनलाइज जातियों को पावर दी, लेकिन दूसरी तरफ वोट बैंक और पोलराइजेशन का भी दरवाजा खोला। आप जरूरत है एक ऐसे बैलेंस की जहां सामाजिक न्याय भी हो और इंक्लूसिव गवर्नेंस भी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। Question 8.
Write short notes on 200 words each. A. Regional party. B. अकाली दाल. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 200 वर्ड्स का। पहले पार्ट में आपको बताना है कि रीजनल पार्टी क्या होती है और उसका इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है। दूसरे पार्ट में अकाली दाल पार्टी के ओरिजिन, आइडियोलॉजी और उसकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में लिखना है। डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया एक मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी है जहां नेशनल और रीजनल पार्टीज दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेशनल पार्टीज पूरे देश में एक्टिव होती है, जबकि रीजनल पार्टीज किसी एक स्टेट या रीजन पर फोकस करती है। अकाली दाल एक ऐसी हाई रीजनल पार्टी है जो पंजाब में सिख कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। चलिए दोनों टॉपिक्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए. रीजनल पार्टी। डेफिनेशन और फीचर्स। रीजनल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो सिर्फ किसी एक स्टेट या रीजन तक सीमित होती है। ये पार्टीज लोकल इश्यूज, लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। नेशनल पार्टीज के मुकाबले इनका फोकस रीजनल होता है। पॉलिटिकल रोल। रीजनल पार्टीज फेडरलिज्म को स्ट्रांग बनाती है। ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी कोalition गवर्नमेंट्स का हिस्सा बनकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डीएमके तमिलनाडु, टीएमसी वेस्ट बंगाल, शिवसेना महाराष्ट्र, बीजेडी ओडिशा। लीगल डेफिनेशन। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर किसी पार्टी को एक स्टेट में 6% वोट और कम से कम 2 असेंबली सीट्स मिलती है तो यूज रीजनल पार्टी माना जाता है। इंपॉर्टेंस। ये पार्टीज रीजनल लोगों की आवाज को नेशनल लेवल पर उठाने का काम करती है। इनकी वजह से पावर डिसेंट्रलाइजेशन होता है और लोकल डेवलपमेंट पे ध्यान मिलता है। बी. अकाली दाल। ओरिजिन और बैकग्राउंड। शिरोमणि अकाली दाल (SAD) की स्थापना 1920 में हुई थी सिख इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई जो पंजाब और सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव्स। अकाली दाल का बेस सिख धर्म और पंजाबी आइडेंटिटी पर है। पार्टी फेडरलिज्म, माइनॉरिटी राइट्स और सिख कल्चर को प्रमोट करती है। पॉलिटिकल रोल और अलायंसेस। पंजाब की पॉलिटिक्स में SAD काफी मेजर पार्टी रही है। ये NDA का हिस्सा भी रही है और कई बार पंजाब में सरकार बनाई है। 2020 में फार्म लॉस के मुद्दे पर NDA से अलग हो गई थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस और चैलेंजेस। पंजाबी सूबा मूवमेंट के दौरान SAD ने सिख मोबिलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन रिलीजियस पॉलिटिक्स और पार्टी स्प्लिट्स के वजह से क्रिटिसिज्म भी झेला है। कंक्लूजन। रीजनल पार्टीज जैसे अकाली दाल ने लोकल इश्यूज को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। इनका रोल डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि ये रीजनल और नेशनल इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाएं। ऐसे पार्टीज के थ्रू हम इंडियन पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।